मर्जर रिवाइज करते हैं, क्योंकि मुझे उसका रिकॉर्डिंग करना है। क्या रिवाइज करते हैं? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। चलो ये बताइए अमालगमेशन में होता क्या है? न्यू कंपनी बोलो, परचेसिंग कंपनी बोलो, दे आर बाइंग आउट द बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी। व्हाट हैपेंस टू द ओल्ड कंपनी? ओल्ड कंपनी का क्या होगा? ओल्ड कंपनी विल बी क्लोज डाउन, और उसका बिजनेस कौन ले जाएगा? उसका बिजनेस विल बी टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। इतना आपको पता है, ठीक है? आपको ऑलरेडी क्या पता है? जल्दी 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 बोलो। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं तुम्हारा अमालगमेशन रिवाइज करता हूं। अब अभी जो रिवाइज करने जा रहा हूं वो है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। आई रिपीट, अभी मैं क्या रिवाइज करने जा रहा हूं? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसका मीनिंग क्या है मालूम है? कोई रनिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी, running business of old company is taken over by purchasing company. You know, when following conditions are satisfied, we say कोई रनिंग बिजनेस मर्ज हो गया है। लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। when following conditions are इधर बैठ जाओ। we say running business is merged and उसको बोलते हैं amalgamation in the nature of merger. Number one, purchasing company takes over all the assets and liability. मैं आपका क्या रिवाइज करने जा रहा हूं? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, विच मींस परचेसिंग कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेस करके अपने में मर्ज कर रहा है। तो मैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में किसको बोल सकता हूं कि परचेसिंग कंपनी टेक्स ओवर व्हाट? ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड करीब करीब सब पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे में ज्वाइन हो जाता है, करीब करीब सब। सेकंड कंडीशन इज, अरे यार तो तुम बोलो ना, इसने कुछ ऐसा किया बट सिटिंग से कि स्क्रीन बंद है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तेरी एक कमी थी, जल्दी आ जा। एक मिनट, जस्ट वेट, यहां बैठ जा। एसी के लिए तुमको जाके बोल के आना पड़ेगा, जल्दी जाओ। So what are we learning? Amalgamation in the nature of merger किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? Purchasing company buys out running business and merge to। तो उसका क्या कंडीशन है? नंबर वन क्या लिखा मैंने? Purchasing company takes over all the assets and liabilities। all मतलब समझते हैं? All। नंबर टू, 90% of the shareholders, 90% ऑफ फेस वैल्यू जितने इक्विटी शेयर होल्डर नए कंपनी में दे एग्री टू ज्वाइन इट। मतलब डिसेंटिंग कैन बी मैक्सिमम 10%। सो 90% और मोर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी। क्यों नहीं है? कैसे होगा? इधर मैंने लगाया नहीं है। जस्ट वेट। स्क्रीन दिख रहा है? ऑलराइट। नंबर टू, 90% or more face value of
equity shares have become shareholders in purchasing company. Number 3, old business of transferor company will be continued by purchasing company. Number 4, equity shareholders will receive purchase consideration in form of equity shares only. Cash can be given only for fractional shares if all above conditions satisfied. If all above conditions satisfied, then it is amalgamation in nature of merger and bookkeeping method to be followed in क्या हुआ आपने बोला bookkeeping method to be followed in purchasing company क्या बोलते हैं इसको वैभव is known as मैं amalgamation in the nature of merger का रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं ये टॉपिक इसके लिए ले रहा हूं कि मैंने पहले के सब वीडियोस अपलोड किए हैं अमालगमेशन के एक मर्जर का आई एम नॉट श्योर उसमें है या नहीं है तो एक पूरा सेट हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए टू बी फॉलोड इन द परचेसिंग कंपनी इज नोन एज व्हाट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आपको कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं चाहिए टॉपिक का कुछ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड चलो मैं बताता हूं हम क्या सीख रहे हैं अमालगमेशन नहीं तो इतना तो पता है ना परचेसिंग कंपनी इज टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी ये तो पता है आप लोगों को कि नहीं परचेसिंग कंपनी इज टेकिंग ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी विल बी क्लोज डाउन परचेसिंग well suppose purchasing company takes over from the old selling company only selected asset and liability and business कितना selected asset liability and business not each and every item मतलब कोई रनिंग बिजनेस मर्ज नहीं हो रहा है सिलेक्टेड एसेट लायबिलिटीज आर टेकन ओवर तो वो अमालगमेशन को क्या बोलते पता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस क्या बोलते हैं वो बुककीपिंग मेथड को amalgamation in the nature of purchase and when new company takes over each and every asset and liability each and every समझते means each and every then it is amalgamation in the nature of merger दोनों की बुककीपिंग मेथड न्यू कंपनी में अलग है दोनों की बुककीपिंग मेथड परचेसिंग कंपनी में अलग है सेलिंग कंपनी के बारे में तो मुझे चिंता ही नहीं है कंपनी बंद हो रही है उसका एग्जिस्टेंस ही चला जाता है क्या बुककीपिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बना के क्लोज कर डालो ओके तो जैसे मैंने बोला ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर इज वन कंडीशन देयर आर सम मोर कंडीशन सुनिए व्हेन वी से रनिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी इज मर्ज्ड
इट विल बी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। लेकिन टोटली सब मिलकर कंडीशन देखो क्या होना चाहिए। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में नंबर 1 परचेसिंग कंपनी टेक्स ओवर, क्या लिखा है मैंने, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी। दूसरा क्या है, जो पुरानी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 90% फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर होल्डर बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द न्यू कंपनी, मतलब जस्ट रनिंग बिजनेस आ गया विथ ऑल इक्विटी शेयर होल्डर ऑल्सो। नंबर 3, जो ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड कंपनी, ट्रांसफर कंपनी, दैट बिजनेस विल बी कंटिन्यूड बाय न्यू कंपनी। दैट मींस रनिंग बिजनेस आ गया, old business of old company will be continued by purchasing company also, and equity shareholders जो है पुरानी कंपनी के, उसे पेमेंट कैसे मिलेगी, कंसिडरेशन कैसे मिलेगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, नो कैश, नो प्रीफरेंस शेयर, नो डिबेंचर्स। इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी विल गेट कंसिडरेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, कुछ फ्रैक्शनल आता है पॉइंट में तो फ्रैक्शन के लिए कैश दे दो। When all these conditions are satisfied, it is amalgamation in the nature of merger, and bookkeeping method which we will be following in purchasing company, वो क्या होता है, bookkeeping method का नाम क्या है, pooling of interest method, एकदम इजी मेथड है। यदि ये amalgamation of nature of merger है तो दूसरा कौन सा amalgamation है, तो आंसर, वहां only few assets and liabilities are taken over, selected asset and liabilities are taken over। The consideration to equity shareholders can be in cash, equity shares, preference shares, debenture or any other form। तो वहां बुककीपिंग मेथड है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये जो भी बुककीपिंग मेथड है परचेज वर्सेस मर्जर, दैट डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट ओनली इन परचेसिंग कंपनी बुक। ओल्ड सेलिंग कंपनी तो बंद हो रही है, उसमें कोई बुककीपिंग मेथड नहीं है। एज यूजुअल रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, लाइक ए 12 स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन, बिजनेस बेच डालो। एनीवे, आप मुझे मदद करना, तुम लोग मुझे मदद करना, मैं बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी की एंट्री सिखा रहा हूं, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके लिए ये टॉपिक ले रहा हूं। मेरे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, बट आई एम नॉट वेरी श्योर मुझे ये मर्जर का वीडियो है कि नहीं, सो यू कैन स्टडी योर ओन, नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। एनीवे, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, आप लोग मुझे मदद करेंगे। amalgamation in nature of purchase, मैक्सिमम प्रॉब्लम टीचर परचेस के करते हैं, मर्जर के एक या दो ही करते हैं। और दूसरा अमालगमेशन, अभी मैंने क्या बोला आज का, बोलिए, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। बाय द वे, वर्ड पीसी क्या है, पीसी प्राइस, पीसी कौन किसे देगा, परचेसिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी को। याद रखना, पीसी इज वन सिंगल फिगर, पीसी इज वन फिगर। ये वैभव को पूछेंगे ना पीसी क्या है, मुझे पता है वो क्या बोलेगा, सर असेट्स का टोटल करेंगे, लायबिलिटी सब माइनस करेंगे, पीसी कैलकुलेट करेंगे। श्रुति भी वही बोलेगी। अच्छा बताओ बताओ जरा, पीसी क्या है, वैभव सही बोल रहा हूं ना? मैंने बोला कि हाँ या ना, जैसे ही मैंने पीसी वर्ड बोला तुम्हारे दिमाग में क्या आया, असेट माइनस लायबिलिटी आएगा। मुझे मालूम है जो लोग मेरे से नहीं पढ़ के जाएंगे यही बोलेंगे, मैं ये नहीं बोलेगा। मैं क्या बोलेगा, पीसी इज ए प्राइस, प्राइस इज वन सिंगल फिगर। हम टमाटर लेने को जाते हैं तो पंडित जी ऐसा थोड़ी बोलता है 60 to 80 रुपीज केजी, या तो वो 60 बोलेगा या तो 80 बोलेगा। So price is always one single figure. After reading the question, how to find the price is super most important thing. जो लोग इंटरमीडिएट सीए में नेक्स्ट एग्जाम में सफल होने वाले हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी समस्या कहां थी, टीचर की थी, खुद की नहीं। हम तो ब्रिलियंट है, अगर हम तो ब्रिलियंट ही है ना, टीचर ने सही नहीं सिखाया है। So one single figure after reading the question कैसे मिलेगा? Answer very simple, पेपर खुद बताएगा। New company, purchasing company will pay 50 lakhs for taking over the business. Then obviously that 50 lakh is your price. वो उसको बोलते हैं lump sum method, जो पेपर में आजकल देना कम हो गया है। स्ट्रेट में दे सकते हैं पीसी 50 lakh, ओवर नहीं देते, भूल जाओ। तो क्या दिया है, क्वेश्चन पेपर ने बोला है
न्यू कंपनी, मैं मर्जर बाद में सिखाता हूं, मैं जरा पीसी सिखा देता हूं, डोंट मिक्स अप विद द मर्जर। मैं पीसी क्या सिखाता हूं। न्यू कंपनी पेज कैश 10 लाख, इक्विटी शेयर्स 20 लाख। मैं मर्जर अभी नहीं सिखा रहा हूं, बाद में सिखा रहा हूं, मैं पीसी रिवाइज कर रहा हूं। और डिबेंचर 50 लाख। बताओ व्हाट इज दैट वन सिंगल फिगर? 50 lakhs। और ये कैश का टोटल करने का, whatever equity shares new company gives to the old company का टोटल करने का, whatever debenture preference shares new company gives to the old company, ऐसा टोटल करके मेहनत की ना, तो इसको तुम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट चांस लमसम मेथड का होता है, वो नहीं दिखता है तो कंपल्सरीली नेक्स्ट चांस किसका होता है? नेट पेमेंट। लेकिन कभी कभी सम फॉर्म ऑफ पेमेंट इज मिसिंग। जैसे क्वेश्चन में बताया है कि न्यू कंपनी विल गिव कैश 15 लाख, न्यू कंपनी विल गिव डिबेंचर 15 लाख, एंड न्यू कंपनी विल गिव बैलेंस पीसी इन द फॉर्म ऑफ ए इक्विटी शेयर्स। मगर हमको इक्विटी शेयर्स का अमाउंट नहीं दिया है। इतना लिखा है, न्यू कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस बाय पेइंग कैश 15 लाख, डिबेंचर्स 15 लाख, बैलेंस परचेस कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहले पीसी कैलकुलेट करने का, फिर बैलेंस निकलेगा, क्योंकि बोला ही है बैलेंस प्राइस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहला प्राइस निकलेगा, फिर बैलेंस निकलेगा। तो आपके पास न ये मेथड है न ये मेथड है, तो मजबूरी में मुझे तीसरी मेथड में जाना पड़ेगा, जिसको तुम लोग प्यार से नेट असेट मेथड बोलते हैं। नेट असेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट सिंगल फिगर। यहां हम लोग लिखते हैं all assets taken at agreed value या new value या fair value, whatever we say, assets taken at new value. Suppose new company ने asset 60 लाख की ले लिया है at agreed price, at agreed value. न्यू कंपनी ने लायबिलिटी भी ले लिया है at agreed value. अब बताओ न्यू कंपनी ने कितना नेट असेट ले लिया है फ्रॉम द ओल्ड सेलिंग कंपनी? 50 लाख। तो बताइए न्यू कंपनी कितना मनी पेमेंट करेगी? 50 लाख। नाउ दैट दिस पीसी इज योर 50 लाख, आप बता सकते हैं आप बैलेंस कैश इक्विटी शेयर्स कितना आ जाएगा? सो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, टू फाइंड दैट सिंगल फिगर प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू गेट दैट सिंगल फिगर प्राइस? आइदर डायरेक्ट मेथड, लमसम मेथड, और नेट पेमेंट मेथड, और नेट एसेट मेथड। एक बार प्राइस कैलकुलेट कर लिया, फिर करना क्या होता है? ओल्ड कंपनी की बुक्स को क्लोज करना है एंड परचेसिंग कंपनी की बुक्स को ओपन करना है। टेल मी हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी? बताइए जरा, हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी? वो तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टाइप का टॉपिक होता है। स्टेप 1, फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड। कैसे? कैश बैंक छोड़ के सभी असेट एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर इज कंपल्सरी एट बुक वैल्यू। कैश बैंक क्यों नहीं? कैश बैंक नया कंपनी देम कैश ऑल्सो, तो कैश भी रियलाइजेशन में जाएगा। इफ ओल्ड कंपनी इज नॉट सेलिंग कैश, तो कैश का अकाउंट खोल देना। कैश छोड़ के सब हो गया कंपल्सरीली कैश इफ टेकन ट्रांसफर, नॉट टेकन ओपन अकाउंट। लायबिलिटी साइड बताओ कैसे करूं? सेम रूल, कंपल्सरीली ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, कंपल्सरीली टेकन और नॉट। एसेट के लिए भी टेकन और नॉट, कैश छोड़ के। ठीक है, बाद में पार्टनर के लिए हम डिसोल्यूशन में अकाउंट खोलते थे, वैसे सेम वे यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट खोल दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जनरल रिजर्व डिसोल्यूशन में पार्टनर्स में डिवाइड करते थे, यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। तीसरा स्टेप 12th में सेल रियलाइजेशन याद आया? फेवरेट टॉपिक आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, यहां भी असेट बेच दो, एक ही पार्टी को बेच दो, तो पार्टी टू रियलाइजेशन कर सकते हैं, वो पार्टी का नाम है परचेसिंग कंपनी। तो असेट बेच दो, उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड परचेस कंसीडरेशन। क्या एंट्री होगा? एक ही पार्टी को सब असेट बेच दो। बोलिए
पार्टी टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। फिर पैसा देंगे तो ले लो, पैसा लेने की एंट्री तो आनी ही चाहिए, नींद में से भी उठाया तो एंट्री आ जानी चाहिए, मनी लेने की बात है। कैश डेबिट, शेयर्स डेबिट, डिबेंचर्स डेबिट, जो भी मुझे पैसा मिलता है, वॉट एवर फॉर्म न्यू कंपनी इज गिविंग मी मनी, कैश, शेयर्स, डिबेंचर, जो भी मुझे परचेसिंग कंपनी में ओल्ड सेलिंग कंपनी दे रहा हूं, उसको बोलते हैं रिसीव पीसी। कॉमन सेंस चलाओ। ये एंट्री करने के बाद हमारे पास पुरानी कंपनी के पास क्या बचा होगा, दोस असेट एंड लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट, न्यू कंपनी हैज नॉट टेकन, अभी भी मेरे पास है, टेकन तो वो लेके गए। अब कॉमन सेंस चलाओ, दोस असेट लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, हम क्या करेंगे, बेच देंगे। तो एंट्री बताओ, कैश टू रियलाइजेशन, सेम वे लायबिलिटीज नॉट टेकन, पे कर देंगे, रियलाइजेशन टू कैश, देयर बी सम रियलाइजेशन एक्सपेंस जिसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं। यदि मैं ओल्ड कंपनी वाला पे करता हूं तो मेरी बुक में एंट्री आएगा, न्यू कंपनी करती है एक्सपेंस उसकी बुक में आएगी, जिसको आप रियलाइजेशन लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलते हैं, रियलाइजेशन टू कैश। इतना करने के बाद आप 12th स्टैंडर्ड में पार्टनर लोन पे करते थे, या पार्टनर की जगह पर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होगी तो डेफिनेटली पे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनका अकाउंट खुला था। यदि इफ यू आर पेइंग मोर मनी और लेस मनी इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, तो पता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में कुछ बैलेंस आ जाएगा, यू पेड मोर मनी लेस मनी, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स में चले जाएंगे। 9 स्टेप करने के बाद पिक्चराइज करो, क्या पिक्चराइज करो, अब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ओल्ड कंपनी में क्या दिखाई देगा। 9 स्टेप के बाद मैं ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट बना सकता हूं तो क्या दिखाई देगा, लायबिलिटी साइड क्या होगा, एसेट साइड क्या होगा, अरे बोलो। आई रिपीट माई क्वेश्चन, 9 स्टेप करने के बाद ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट बनाता हूं तो लायबिलिटी साइड में क्या दिखता है, एसेट साइड में क्या दिखता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट है। किधर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट लॉस दिखता है, ऊपर से नीचे फेंकूं तुझे, फेंकेगा नहीं क्योंकि मैं उठा भी नहीं सकता हूं, तू मर जाएगा, दोनों रिस्क है। लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट होगा। 9 स्टेप के बाद, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर था, स्पेसिफिक था कि 9 स्टेप के बाद मेरी बुक में लायबिलिटी साइड में क्या दिखता है, आंसर ओनली इक्विटी शेयरहोल्डर्स दिखेगा, बराबर है। असेट में क्या दिखेगा, और कुछ, असेट में दिखेगा जो भी हमारे पास बचा हुआ है, जो नया कंपनी ने दिया होगा, मे बी कैश बचा होगा, कुछ शेयर्स होंगे, डिबेंचर भी हो सकता है, whatever PC new company has given me which I did not use to pay off preference shareholders and other creditor मेरे पास बचा है। नॉर्मली वो जो भी उन्होंने इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए दिया होता है वो बचा होता है मेरे पास, कैश शेयर्स जो भी। अब बताओ लास्ट 10th एंड द लास्ट स्टेप क्या करेंगे, सेटल इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट, whatever कैश शेयर्स जो भी कुछ बचा है कंपनी के पास सब इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे देंगे। देयर बी हैप्पी एंडिंग इन द सेंस कंपनी की बुक्स क्लोज हो जाएगी। ये करीब करीब आपका 12th स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन है, करीब करीब आपका कन्वर्जन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी प्रीवियस मैंने सिखाया था। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अबे जल्दी बोलो, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। हाँ, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी हमें देखना होगा कि कौन सी बुककीपिंग मेथड है, या तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जो सीए प्रोफेशनल एग्जाम है, सीए में वहां कभी कभी अमालगमेशन के क्वेश्चन के बाद लिखते नहीं है कौन सी मेथड है, मर्जर है कि परचेस है, बट अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना होता है कि यदि ईच एंड एवरी एसेट इज टेकन एंड बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मर्जर मेथड है। और ऐसा बोलता है बैलेंस शीट देने के बाद, फॉलोइंग असेट्स आर टेकन एट दैट न्यू वैल्यू and liabilities are taken, not all, few asset liabilities are taken and equity shareholders को पीसी है ना, इक्विटी शेयर्स में न देते हुए इक्विटी शेयर्स भी दिया है, कुछ कैश भी दिया है, तो फिर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ कौन सा हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। ठीक है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस के आपने मैक्सिमम सम किए होंगे 7-8 के पास।
एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मुझे नहीं लगता है उससे ज्यादा किया होगा। सो पहला ये बताइए, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में हम लोग बेसिक 3 बुक कीपिंग एंट्री क्या करते हैं फॉर टेकिंग ओवर बिजनेस? बताइए, हम न्यू कंपनी की बुक अभी बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो ये हमने अकाउंटेंट को ऐसा एक बॉक्स दे दिया, ले भाई बिजनेस। अपना अकाउंटेंट मारवाड़ी था, वो अपना हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। बॉस क्या किया है अपन ने? बॉस बोलता है बिजनेस परचेस किया, तो मारवाड़ी अकाउंटेंट ने लिख दिया बिजनेस इज कमिंग इन, क्योंकि उसका अकाउंट बहुत अच्छा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस परचेस आ रहा है बिजनेस। मैं जब स्कूल में था 9th स्टैंडर्ड में, बाद में कॉलेज में गया, 9th स्टैंडर्ड स्कूल तो गुजराती मीडियम थी, बाद में कॉलेज इंग्लिश मीडियम होती है ना मुंबई में, कुछ नहीं समझ रहा है टीचर क्या बोलता है अकाउंट्स में, तो फिर भी मैं चैन था। मेरे को इतना आता था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, वो रूल के ऊपर मैं पूरा बुक कीपिंग सीखा था। बिजनेस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और मुझे इतना भी मालूम था कि कोई भी एंट्री में मोस्टली कैश गुड्स होता है, वो सबसे इजी होता है। रियल अकाउंट है, कैश गुड्स कमिंग डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, जो नहीं समझा वो अपोजिट, जो नहीं समझा वो अपोजिट, डबल एंट्री, रूल 1 रूल 2। ओके, बिजनेस परचेस इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने सिखाया रूल 1 रूल 2 9th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक। लाइफ में मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ऑलवेज टैली, कोई भी एग्जाम 9th से लेके अभी तक, एग्जाम छोड़ो क्लास में भी, बिजनेस इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो नहीं समझा वो अपोजिट। किसने दिया? वेंडर कंपनी ना, हम परचेजर है। कौन आदमी बिजनेस बेचता है उसको हम लिक्विडेटर वर्ड बोलते हैं। सो वी कैन राइट द वर्ड लिक्विडेटर और ए वेंडर। लिक्विडेटर, जो ओल्ड कंपनी का लिक्विडेटर है उसका नाम लिख देंगे। इफ मैं, मुझे कोई पूछेगा तो मैं वेंडर वर्ड भी लिखेगा, देयर इज नो हार्म। लेकिन जो टीचर होता है ना बोमन ईरानी वाले, वो ज्यादा समझते नहीं है, वो उसको वही नाम चाहिए जो किताब में होता है। ठीक है, ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? अरे मेरे को ये बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स जो अमाउंट से आया होगा वही अमाउंट होगी। ठीक है, अब बॉस ने अकाउंटेंट को दे दिया, पकड़ ये बिजनेस परचेस, उसने ले लिया। अब तुम अकाउंटेंट है, बताओ ये बिजनेस परचेस को क्या करेंगे? खोलेंगे। फिर पहला असेट निकला मशीनरी, तो आप लिखेंगे मशीनरी कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, न्यू वैल्यू, फेयर वैल्यू बोलते हैं उसको, न्यू वैल्यू और फेयर वैल्यू। ठीक है, फिर क्या निकला? फिर अंदर से निकला फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर क्या निकला अंदर से? डेटा स्टॉक, कैश, जो भी निकला। फिर कुछ लायबिलिटी भी निकला, लायबिलिटी टेकन। अब क्या हुआ? अब बॉक्स खाली हो गया, तो आप फेंक देंगे। अरे प्लास्टिक है, थोड़ा जजमेंट कम हो गया, उसके हाथ में देना था। एनीवे, ये बिजनेस नाम का खाली बॉक्स चला गया, तो बोलो मैं बुक कीपिंग में क्या करूं? बिजनेस नाम का खाली बॉक्स चला गया, मैंने पहले ही बोला डेबिट व्हाट कम्स इन। सो बिजनेस परचेस नाम का खाली बॉक्स चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कॉमन सेंस चला, डेबिट क्रेडिट टैली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने 50 लाख का पेमेंट किया था, बिजनेस की प्राइस देने वाला हूं, पे किया नहीं है, देने वाला हूं, लेकिन जो असेट लेस लायबिलिटी जिसको नेट असेट बोलते हैं वो 40 लाख आएगा सपोज, तो कॉमन सेंस चला, 50 लाख पेमेंट करके 40 लाख का बिजनेस किया, तो 10 लाख तो कुछ इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, उसको आप बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखते हैं? उसको आप गुडविल लिखते हैं। सपोज ऑपोजिट है, 60 लाख का असेट माइनस लायबिलिटी नेट असेट आया, लेकिन प्राइस तो मैंने 50 लाख पे किया, तो अब बताइए 10 लाख को क्या लिखेगा? कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ठीक है, अभी पेमेंट भी तो करना है ना, बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स तो ले लिया, वो ओल्ड वेंडर को पेमेंट तो करना है। कैसे पेमेंट करना है? कुछ कैश दिया होगा एज पर पीसी स्टेटमेंट, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा, कुछ डिबेंचर दिया होगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो भी है। सपोज हमने शेयर्स फेस वैल्यू 10F12 में दिया है, तो देयर कैन बी सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी टू डिबेंचर एटसेट्रा।
जो भी मैंने दिया है वो सब आएगा बीइंग पीसी पेड। न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी में only these three basic entry होता है for take over of the business. There can be other entry also हम देखेंगे, but mainly business purchase नाम का बॉक्स परचेस करने के लिए और पेमेंट करने के लिए 3 एंट्री है। Versus अब amalgamation in the nature of merger बताओ। या merger मतलब each and every asset is taken, each and every liability is taken, and some more conditions are there. Equity shareholders represented by 90% of face value of join the business. Old business has to be continued in the new company. Equity shareholders को payment only equity shares के form में दिया गया है। When all these conditions are satisfied, ये amalgamation in the nature of merger होता है, तो वहां bookkeeping entry pooling of interest है, और वो pooling of interest method का जो concept याद रखने के लिए ऐसा है कि running business मेरे अंदर आ रहा है, running business मेरे अंदर आ रहा है, याद रखना। और उसकी बुककीपिंग एंट्री देखो हम कैसे करने वाले हैं। मेरे पास रनिंग बिजनेस आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी। मैं बिजनेस परचेस नाम का बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स निकालता हूं। मैं बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स परचेस करता हूं। ओके, किससे परचेस करता हूं? ओल्ड कंपनी का सेलर, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। पीसी अमाउंट, अब सेकंड एंट्री की बुककीपिंग चेंज होती है। यहां ध्यान से देखना व्हाट आई एम सेइंग। यहां बुककीपिंग मेथड है कंपल्सरीली ईच एंड एवरी असेट वो भी बुक वैल्यू क्योंकि रनिंग भी दो बैलेंस शीट को सुपर इंपोज कर दो, दैट्स इट। दो कॉलम होती है ना, मिक्स कर डालो विदाउट थिंकिंग। एवरी लायबिलिटी, कौन सी प्राइस? अरे ईच एंड एवरी रिजर्व ऑफ ओल्ड कंपनी। इनफैक्ट खाली क्या नहीं आएगा पता है? ओल्ड कंपनी की इक्विटी एंड प्रीफरेंस कैपिटल, क्योंकि उसको हम शेयर होल्डर को पेमेंट कुछ करेंगे, पीसी पे करेंगे। एक्सेप्ट इक्विटी एंड प्रीफरेंस कैपिटल सब के सब आ गया। कुछ समझते हैं? इनफैक्ट ये 3 आइटम का टोटल करेंगे नेट, असेट माइनस लायबिलिटी एंड रिजर्व, क्या मिलेगा? कॉमन सेंस देखते हैं किसका पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है। ओल्ड बैलेंस शीट का क्या फिगर मिलता है इधर? आई रिपीट, ये असेट लायबिलिटी एंड रिजर्व, गेट मी वन सिंगल फिगर प्लस माइनस करके। एंड ओल्ड बैलेंस शीट का वो कौन सा फिगर है? इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल। बिल्कुल सही, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल। ओके, ठीक है। हमने बिजनेस परचेस किया है, तो मैंने बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स से बताओ क्या निकाला? एवरी असेट टेकन, और क्या निकाला? Every liability is taken और every reserve। अब ये खाली हो गया, फेंकू? जू बीच पर खेलते हैं ना रिंग, अभी मत फेंकना, डोंट थ्रो मी। मेरे को मालूम है तू सोच रहा है सबको कैश दू, छोड़ो अभी नहीं। टू बिजनेस परचेस गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ध्यान से सुनना, अब जो डिफरेंस है बुककीपिंग मेथड में, बताओ क्या डिफरेंस है? परचेस में अग्रीड न्यू वैल्यू था, यहां बुक वैल्यू है। परचेस वाली मेथड में रिजर्व नहीं होता है, यहां रिजर्व है। और परचेस वाली मेथड में जो डिफरेंस आया गुडविल, वो यहां गुडविल नहीं है, यहां रिजर्व्स में जाता है। और क्रेडिट में भी है, रिजर्व्स में जाता है। जो डेबिट में है गुडविल नहीं, वो आप जनरल रिजर्व या तो मतलब रेवेन्यू रिजर्व या तो पीएनएल में लिख डालो। रेवेन्यू रिजर्व या तो पीएनएल में लिखो, गुडविल में नहीं। इट्स लाइक अ लॉस ऑन रनिंग बिजनेस टेकन ओवर, लॉस फॉर रनिंग बिजनेस। आपको रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व और एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व और पीएनएल में लिखना होता है। क्रेडिट में आया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो ये बुककीपिंग मेथड देती है दोनों की, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेथड ने खाली बोला है रिजर्व,
ऊपर भी बोला है रिजर्व, नीचे भी बोला है रिजर्व। इट डिड नॉट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ रिजर्व। आप कोई भी कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक देखेंगे ऑर्डिनरी टीचर का, तो आपको बोलता है इसे भी रेवेन्यू रिजर्व में लिख डालो। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन है, ये बैलेंसिंग फिगर आपको जो सिखाया है, आपको यही सिखाया है, डिफरेंस रेवेन्यू रिजर्व। आपको जो सिखाया गया है यही सिखा गया है, आप डिफरेंस रेवेन्यू रिजर्व में लिख दो। जनरल रिजर्व डेबिट में भी आया तो जनरल रिजर्व, क्रेडिट में भी आया जनरल रिजर्व, पीएनएल भी चलता है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन क्या बोलता है, डेबिट में तो रेवेन्यू रिजर्व ही लिखो, जनरल रिजर्व, पीएनएल ऑन, मैं मार्जिन की बात कर रहा हूं। लेकिन क्रेडिट में सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन ने कैपिटल रिजर्व लिखा है। सी इंस्टीट्यूट वाला बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। हम रियलिटी में लाइफ में क्या करते हैं, आई टेल यू। ये अमालगमेशन जो होता है ना, उसकी स्कीम बनती है, राइटिंग में डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। सबकी परमिशन लेते हैं, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर जो भी है, वी डू ऑल लीगल फॉर्मेलिटी। फिर ये स्कीम अर्लियर वी यूज्ड टू फाइल इन द कोर्ट, कंपनी का अमालगमेशन सब्सक्रिप्शन जो भी वर्ड बोले अप्रूव करो, एंड कोर्ट यूज्ड टू अप्रूव। अब वो कोर्ट के पावर एनसीएलटी के पास चला गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बट अल्टीमेटली इट्स लाइक कोर्ट लाइक अथॉरिटी, वो कोर्ट अप्रूव करती है। अब ये स्कीम ड्राफ्टिंग कौन करता है, या तो लॉयर या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस लेते हैं, वो तो डेफिनेटली कंपनी को फायदा करवाने वाला है, वो हमेशा खास लिखते हैं द वर्ड रेवेन्यू रिजर्व, तो बिना कुछ किए प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को। डिफरेंस कुछ समझ में आया। हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे ना स्कीम में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सो मेनी पर्पस, हार्डली किधर भी यूज नहीं होता है। तो आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अमालगमेशन के पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या वर्ड लिखेंगे, रेवेन्यू रिजर्व लिखेंगे। कोर्ट से हम परमिशन ले लेंगे कैसे भी आर्ग्यू करके, तो फायदा क्या होगा, एक बार रेवेन्यू रिजर्व आ जाता है कंपनी में बैलेंसिंग फिगर, तो बहुत फायदा हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड एंड मेनी 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 पर्पसेस। बट सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन क्या बोला है, क्रेडिट में क्या बोला है इधर, कैपिटल रिजर्व। एंड रियलिटी में जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया वो सीए इंस्टीट्यूट से ऊपर हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट एनसीएलटी जुडिशियल कोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने रेवेन्यू रिजर्व का ऑर्डर बदल दिया तो रेवेन्यू रिजर्व। तो पिटीशन में हम रेवेन्यू रिजर्व ही लिखते हैं, बट एग्जाम अब तो टीचर ने रेवेन्यू रिजर्व वर्ड सिखाया, क्योंकि सब बुक में रेवेन्यू रिजर्व लिखते हैं। वो लोग ने सोचा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ओनली वर्ड रिजर्व दिया है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो आप लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, यदि रेवेन्यू रिजर्व लिखते तो नोट लिख लेना, I've taken as revenue reserve। कैपिटल रिजर्व लिखते हैं तो लिख देना I have followed EC इंस्टीट्यूट गाइडलाइन ऑन कैपिटल रिजर्व, ठीक है। बाद में हम पेमेंट तो कर ही देंगे। डेबिट में तो कंपलसरी रेवेन्यू रिजर्व ही है, लॉस हो गया डेबिट तो लॉस ही है, लॉस हमेशा राइट ऑफ ही होता है। ओके, थर्ड मेक पेमेंट, वो एंट्री भी सेम है। तुमको कोई एनर्जी लेवल में डिफरेंस नहीं लगता है क्या, टीचर टू टीचर? लगता नहीं, चिल्ला रहा हूं मैं, अमेरिका तक आवाज जाता है। फोन का टाइम होता है ना, मेरा फोन का टाइम होता है। आई कुड नॉट कॉल हर टुडे। ऑलराइट, ठीक है, ये हमारी बेसिक 3 एंट्री है, ये हमारी बेसिक 3 एंट्री है। इसके अलावा दसम एडजस्टमेंट, सुनिए, इसके अलावा भी चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट होता है, वो एग्जामिनर जानबूझ के पेपर में रखना है ना। जैसे कि एक एडजस्टमेंट ये है, ध्यान से सुनना, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी रिजर्व इन द ओल्ड बैलेंस शीट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, वो हमको न्यू कंपनी में ट्रांसफर करना है, ठीक है। नाम सुना है ना स्टैट्यूटरी रिजर्व। अच्छा, अभी ये बताइए स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, कहां से आया, व्हाट इज इट, लाइक आई वांट टू नो द नेचर। तुमने अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, इंटरमीडिएट सीए थी, कितने लोग सीए कर रहे हैं इंटर सीए अपने बैच में? तुम भी सीए कर रहे हो, 3 जन। ऑफ कोर्स यू ज्वाइन योर फेवरेट टीचर जिसका मैंने नाम भी लिया था। अब बताओ ये स्टैट्यूटरी रिजर्व ओल्ड कंपनी की बुक में ही पहला तो क्यों आया वो बताओ, बाद में उसकी तो ट्रीटमेंट सीखेंगे। कौन सा लो, कंपनी लो, गलत जवाब। मैंने सिखाया आपको लास्ट ईयर स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है, मैंने सिखाया है। हाँ बताओ, गलत जवाब। एज पर लो, कंपनी लो, कुछ भी प्योर धाकमबाजी। अब बोलते हैं मेरे को सीए एंट्रेंस इंस्टीट्यूट फेल करती है, क्योंकि यू डोंट डिजर्व टू पास। फेल नहीं करती है, बताओ उस्ताद।
आपने सबने नाम तो सुना है ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व। मैंने एग्जांपल भी दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। नाम भूल जाओ, इट्स ओके, बट वर्ड तो आपको भी याद है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। मेरा कहना है कि वो क्रिएशन ऑफ कौन से कानून है, व्हाई इट इज क्रिएटेड, क्या पता। टीचर ने वही नहीं बताया, उन्होंने तो बोला स्टैट्यूटरी रिजर्व। आई टेल यू ऑनेस्टली, 70% टीचर को भी नहीं मालूम। सच्ची बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि मैं मेरा बोस्टिंग कर रहा हूँ, एटलीस्ट नहीं तो एक को तो मालूम होना चाहिए था ना, एटलीस्ट एक को तो मालूम होना चाहिए था। ये लोग सब अलग अलग टीचर से पढ़ के आए, इसने अलग क्लास किया है, इसने अलग क्लास किया है, इसने तो एकदम अलग क्लास किया है ना, आप मानते हैं ना। अब सुनो ये बात, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो भी मैंने नेम बताया, इट्स क्रिएशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द बैकग्राउंड इज दिस कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वॉट एवर मनी वी अर्न इन द कंपनी, वी डोंट यूज ऑल द मनी इन द फॉर्म ऑफ ए डिविडेंड, क्योंकि वो पैसा चले जाएगा तो नो मनी विल बी लेफ्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सो जब हमारी इकोनॉमी जो अभी है उससे 30 इयर्स पहले तो बहुत बैकवर्ड थी, 30-40 इयर्स पहले, अभी कितनी है उससे तो बहुत बैकवर्ड थी। तो उस जमाने में गवर्नमेंट ने बोला कि बिजनेसमैन को डोंट डिक्लेयर डिविडेंड, आप पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट करो। तो अपना तो मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन एक ही बात बोलते हैं, तुम जो बोलते हैं सब सही है, हमारा फायदा क्या। तो गुजराती मारवाड़ी लोग में आप लास्ट में कुछ भी बोलो, एक क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, एक डिफॉल्ट एजम्पशन या डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, ये सब तो ठीक है, मेरा फायदा क्या। जैसे मुझे बच्चे लोग बोलते हैं सर मेरी शादी में आ जाना, गुजराती ये सब ले लेंगे कार्ड भी, वो तो सब ठीक है। अब आगे लास्ट सेंटेंस क्या है, शादी में आने से मेरा फायदा क्या, वो तो बताओ पहले। यू आर इनवाइटिंग मी फॉर योर मैरिज, अरे बहुत अच्छा कार्ड है और लड़का क्या करती है, लड़की क्या करती है और वो सब ठीक है। लास्ट में हिडन असम्पशन, फायदा क्या, तो खाना, अच्छा खाना। दैट इज व्हाई आप जब गुजराती मारवाड़ी के शादी में जाएंगे ना, तो वो बाराती को, गेस्ट को बोलेंगे नहीं खाना खा के जाना, इट इज अंडरस्टूड आए खाने के लिए। बट महाराष्ट्रियन वेडिंग में है ना, मुंबई में, डोंट फील बैड, महाराष्ट्रियन लोग जो टीवी वीडियो में लाइव देख रहे हैं, उनको आप जाएंगे ना, तो जब एंट्री मारा से एग्जिट मारा 5 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे खाना खा के जाना। अभी मुझे डाउट आता है सच्ची में खाना खा के जाना है कि ऐसे ही जाना है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन तुम हाँ बोल रही है तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस। चलो गुजराती मारवाड़ी लोग के लिए तो बराबर है ना बात। गवर्नमेंट ने बोला भाई आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो, तो गुजराती मारवाड़ी लोग तो बोलेंगे ये सब ठीक है, हमारा फायदा बताओ ना। तो बोलता है आपको टैक्स कम लगेगा। तो गुजराती मारवाड़ी बिजनेसमैन बोलते कैसे, तो बोलता है एक काम करो, जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं ना, सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट यू ट्रांसफर टू सेपरेट रिजर्व, पीएनएल टू दैट इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड सो ऑन, एंड दैट रिजर्व का मनी डोंट यूज इट बाय वे ऑफ ए डिविडेंड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, से 5 इयर्स 8 इयर्स जो भी है, सो दैट यू विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, आपने रिजर्व क्रिएट किया, पैसे धंधे से बाहर नहीं गए, पैसे तो धंधे में रहे ना उतना, तो दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, future growth and expansion. That is what government wanted and that is what we want. So once invest these reserves are created, जिसका एक one नाम दिया for all the type of reserve, तो आंसर है statutory reserve। तो क्या आंसर है, statutory reserve। So once created, that reserve should not be touched for 5 years, 8 years and certain number of years। ये बात समझ में आया। अब to best of my knowledge, अब शशि सर को आगे की बात पूछ लेना, बिकॉज अभी तो मैं बहुत सालों से टैक्स नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसा कोई रिजर्व बचा ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में आज की तारीख में, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जब मैंने बोला ना क्रिएट, यू पे लेस टैक्स, वो मेरे टाइम पर था 1980-82 जब मैं सीए इंटर फाइनल दे रहा था। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व तो मेरे भी पहले 10 साल 66-70 में था। एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फॉरेन प्रॉफिट रिजर्व बाद में आ गया। टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसा कोई रिजर्व ही नहीं आज की तारीख में, नो स्टैट्यूटरी रिजर्व टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बट कोई नया आया होगा जो मेरे ध्यान में नहीं है तो आई डोंट नो। एनीवे, बट अकाउंट्स की किताब में अभी भी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है ना, पिछले सालों से कॉपी पेस्ट करके आ गए। आई टेल यू, लोग बोलते हैं सीए की एग्जाम इंटेलिजेंस की है, बकवास, सफेद जू, टोटल रट्टा मारू एग्जाम है। ये लाइव है और यूट्यूब पर जा रहा है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बोलेगी बदनाम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं बदनाम होता हूं। अब
पास्ट पेपर देखो 100% सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गए। और हमको तो 10th 12th जहां अपना मार्क्स की गेम थी, बोलते थे ना 10 पेपर सोल्व करो ना 20 पेपर सोल्व करो, तो आप पेपर सोल्व करो तो वही क्वेश्चन विदाउट चेंज ऑफ आंसर, एक सिंगल फिगर नहीं चेंज होता है। पता है एक सिंगल फिगर चेंज करते तो पूरा सॉल्यूशन रीराइट करना पड़ता है, और एक सॉल्यूशन रीराइट को 3 घंटा लगता है। 100% कॉपी पेस्ट एग्जाम, बट फिर भी सीए अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है कॉमर्स में, 100% जॉब है। सीए इज द ओनली, अभी क्या थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी ना, लाइव है। सीए इज द ओनली प्रोफेशन टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नो अनएम्प्लॉयमेंट। आप बोलेंगे इंजीनियर्स, मेडिसिन, नहीं, इंजीनियर तो होलसेल में अनएम्प्लॉयड है, एमबीए टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट छोड़ के होलसेल अनएम्प्लॉयड है, डॉक्टर्स भी अनएम्प्लॉयड है। तुम बोलेंगे डॉक्टर कैसे अनएम्प्लॉयड है? आई टेल यू, अपने बहुत सारे इंडियन स्टेट है ना, वहां डॉक्टर बनने के बाद भी वो गवर्नमेंट नौकरी ढूंढते हैं, कब मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिले, तब तक वो अनएम्प्लॉयड है। आपको आजू बाजू दवा देते होंगे, बट वो तो मजबूरी में दे रहे हैं जब तक नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सीए एडवोकेट सीख कर रहा हूं, वो तो कर ही रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं और वो एक ही बेंच पर पढ़ रहे थे। इज माय फ्रेंड। कल ही सर का मैसेज आया, अरे सॉरी कल का ही मैसेज आया। आई शो यू कल का मैसेज, ही सेंड्स मी। हम ही लोगों ने तो कोचिंग क्लास स्टार्ट किया है। चलिए आगे। So statutory reserve is a creation of Income Tax Act. Once it is created, don't use for certain number of years. If you use, तो tax benefit चली जाएगी, ठीक है? As on today it doesn't exist, but it is there in the accounts. अब मेरी बात सुनना, अब हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में ध्यान से सुनना, ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कंपनी अमालगमेट हो रही है, ओके? अब मेरी ये मेथड है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। टेक्निकली अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस में तो मैं ओनली असेट एंड लायबिलिटी नहीं लिख, ओनली आई राइट असेट एंड लायबिलिटी। और यदि मैं स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं लिखता हूं तो मेरी टैक्स बेनिफिट चली जाएगी, क्योंकि फॉर 8 इयर्स यू हैव टू मेंटेन। ओल्ड बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व है, मुझे न्यू अमालगमेटेड बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? टैक्स बेनिफिट चली जाएगी। लेकिन ये जो मेथड है, मेरी बुककीपिंग मेथड है, उसमें तो हम ओनली असेट दैट टू टेकन ओवर लिखते हैं, परचेस मेथड में लायबिलिटी दैट टू टेकन ओवर लिखते हैं। ये वाली मेथड सिखा रहा हूं मैं। रिजर्व तो एक भी नहीं लिखते। अब मैं रिजर्व नहीं लिखेगा तो मेरी टैक्स बेनिफिट चली जाएगी। बताओ, मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं जाने देना है तो मैं क्या करूं? मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं जाने देना है तो मैं क्या करूं? अरे यार, कॉमन सेंस लिख डालो ना, अपनी बुक है, अपनी मेथड है, कौन पूछने वाला है? अपनी बुक है, अपनी मेथड है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था ना, तब लाइफ में इकोनॉमिक्स पहली बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। आप लोग ने भी पढ़ा होगा, अपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो उसमें वो हमारा डिमांड सप्लाई वाला वो इकोनॉमिक्स था। तो उसमें पहला ही पेज पर या दूसरे पेज पर लिखा था, रॉबिन्सन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज, फिर आगे आके जाता है साइंस ऑफ चॉइस, रिसोर्सेस आर स्केर्स, अल्टरनेटिव यूजेस, ये वो यूटिलिटी, क्या क्या ऐसा होता है ना, रॉबिन्सन्स डिफाइंस, मार्शल डिफाइंस, ऐसा आपकी बुक में होता है या नहीं होता है? तभी मैं उस जमाने से सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा, विजय सत्रासी डॉक्टर डिफाइंस बुक कीपिंग एज डैश डैश डैश। हाँ, आएगा नहीं, आया है। जैसे इनकम टैक्स में मैं डिफाइन करता हूँ, इनकम डेफिनेशन बाय सीए विजय सत्रा डैश डैश डैश। अभी मैं टैक्स नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे डाइवर्जन नहीं करना है, वो बहुत सिंपल आइडिया है मेरी। एनीवे, अभी अपनी बुककीपिंग मेथड बाय सीए डॉक्टर विजय सत्रा, टैक्स बेनिफिट नहीं जाना है तो रूल सिंपल है, अपनी बुक है, अपनी मेथड है। इधर आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व चाहिए ना, लिख डालो ना, कौन पूछने वाला है? काम तो खत्म। अब तुमको तो पता है दुनिया में एक क्रेडिट होता है तो एक डेबिट होता है। अब इधर कुछ तो लिखना है। आंसर बहुत सिंपल है, अपनी बुक है, अपना मेथड है, लिख डालो, सस्पेंस, कौन पूछने वाला है? लेकिन क्या प्रॉब्लम है पता है? सस्पेंस लिखते हैं ना तो सबसे पहला ध्यान लोगों का इधर जाता है, बाकी किधर भी नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ नाम लिखते हैं,
वो नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसा कोई क्या बोलते हैं, कुछ है ही नहीं जिसका आता पता। अपने को तो नाम लिखना है ना, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, लाइफ का इधर का हो जाए इधर का हो जाए, एग्जामिनर बैलेंस शीट का टोटल देखता होगा, टोटल टैली है तो बैलेंस शीट टैली होगी ना अंदर। मैं तो बहुत सिंपल था, मैं कभी बैलेंस शीट एग्जाम में असेट लायबिलिटी दो साइड का करता ही नहीं हूं, फिर टैली होगी ना मेरी बैलेंस शीट। मैं पहला हमेशा लायबिलिटी करता हूं, लायबिलिटी में 3 आइटम होती थी, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, असेट में 6 आइटम होती है, तो 3 आइटम का टोटल जल्दी होता है, दोनों बाजू लिख डालो, गो टू द नेक्स्ट सम, टेंशन किधर। और तुम लोग तो बैलेंस शीट टैली करती है, एक बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, एक बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, तो रात को घर जाके खाना नहीं खाते, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन भी बिगड़ गए और नेक्स्ट पेपर भी बिगड़ गया, आपने तो टेंशन ही नहीं है। और क्योंकि मैं रूल 1 रूल 2 होता हूँ, टैली नहीं होता तो एग्जामिनर का प्रॉब्लम है, अपना तो टैली होने वाला है। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल ही, आई एम यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मेरा टीवाई बीकॉम एंड सीए फाइनल एक ही दिन था, मैंने पहले भी 2-3 बार बताया आपको। हाँ 15 पेपर दिया था मैंने, 9 पेपर ऑफ सीए फाइनल, 6 पेपर ऑफ टीवाई बीकॉम। मैं तब लकी था कि मुझे नहीं मालूम तब सीए टफ होता है, मेरे को थोड़ी मालूम था, मैं समझा सीए बीकॉम होता है, वैसे सीए होता है, एग्जाम देता गया, पास होता गया। आप लोग के केस में थोड़ा नुकसान है, यू ऑलरेडी प्रोग्राम दैट सीए इज डिफिकल्ट। वैभव के केस में तो पिताजी ने प्रोग्रामिंग कर दिया उसको, सीए डिफिकल्ट है, कर दिया है कि नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं था। लाइफ में मैंने कितना सारा टॉपिक नहीं पढ़ा है, जो नहीं आता है नहीं पढ़ता है, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो टाइम है उसमें से ही पढ़ेंगे ना। आप लोग सब अभी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज मोड पर है, इतना ही 20 ही दिन या 10 ही दिन है, जो आता है बेस्ट क्या कर सकते हैं, बाकी तो छोड़ ही पड़ेगा। चलिए इधर डेबिट में कुछ लिख डाले, कुछ तो लिखना पड़ेगा उसका भाई, मैं जो भी नाम लिखूं उसका बोलना मत, जो भी मैं नाम लिखता हूं, बीचा माइक से टेंशन में आ गया। मैं जो भी डेबिट में लिखता हूं, जो भी डेबिट में लिखता हूं, डोंट आस्क मी द मीनिंग, डजंट एग्जिस्ट। चलो लिख देते हैं, क्या अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। ओके, अभी जब मैं नया बैलेंस शीट बनाएगा तो इसकी पोस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो नया बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल में प्लस कर देगा, एंड अमालगमेशन एडजस्टमेंट भी रिजर्व ही है लेकिन डेबिट बैलेंस है, तो प्रेजेंटेशन में उसे लेस करके बता देगा, ठीक है। ओके, इधर तो मुझे चिंता ही नहीं है, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड above since all reserve taken. यहां तो मुझे चिंता ही नहीं है ना, क्योंकि यहां ऑल द रिजर्व्स आर टेकन ना, तो ओल्ड बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो आ ही गया है ना, ये बात समझ में आया। ओल्ड बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो ऑलरेडी आ गया है, all reserves including statutory reserve already recorded above। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये क्या था? एडजस्टमेंट फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। हम लोग ने होल्डिंग कंपनी में भी सीखा था, वही एडजस्टमेंट इधर आती है, क्या कि बिफोर अमालगमेशन मेनी ए टाइम दे में परचेज सेल रिलेशनशिप विथ ईच अदर। जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा था, सब्सिडरी के पास स्टॉक में पड़ा था, ऑपोजिट सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा था, होल्डिंग के पास स्टॉक में है। सेम वे बिफोर अमालगमेशन ए इंडिया अमालगमेटेड, ए ने बी को गुड्स बेचा था, बी के पास स्टॉक में पड़ा है, लेकिन पता है ए ने तो 1 लाख वाला गुड्स 120 में बेचा होगा। अब दोनों कंपनी एक हो गया तो 1,20,000 में जो अनरियलाइज्ड, सो रिमूवल बोले, रिमूवल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट included in stock which was purchased
फ्रॉम ओल्ड सेलिंग कंपनी। आपको ये एडजस्टमेंट का मतलब समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सुनना, पहले ए इज ओल्ड कंपनी, बी हम परचेसिंग कंपनी है, हमने 1 लाख वाला गुड्स 120 में बेचा है, तो 20,000 प्रॉफिट है स्टॉक के अंदर। अब ए और बी एक ही आदमी हो गया, लाइक ए डिपार्टमेंटल अकाउंट। इवन डिपार्टमेंटल में भी सेम कॉन्सेप्ट था, सेम पर्सन। तो 120 वाला जो स्टॉक है उसके अंदर कितना प्रॉफिट मिक्स्ड अप है? तो बोलो कितना प्रॉफिट मिक्स्ड अप है? 20,000। उसे हम क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं? which was purchased from removal of unrealized profit included in stock। ओके, बस इतना ही लिखता हूं, which was purchased, just डिलीट करता हूं to avoid confusion। ये बात समझ में आ गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, पहले हम क्या एंट्री क्या करेंगे? मुझे स्टॉक में से प्रॉफिट हटाना है टू स्टॉक, डेबिट कहां करूं? लॉस हो गया ना। हम होल्डिंग कंपनी में पीएनएल टू स्टॉक करते थे, यहां ऑल प्रॉफिट ऑल लॉसेस कहां जाता है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व में जाता है ना, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये लॉस एट द टाइम ऑफ टेक ओवर है। ओके, और यही एंट्री यहां क्या करेगा? यही एंट्री यहां क्या करेगा? या तो गुडविल के बदले में हम क्या लिखते हैं? रेवेन्यू रिजर्व लिखते हैं। गुडविल के बदले में यहां क्या लिखते हैं? रेवेन्यू रिजर्व लिखते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व और पीएनएल लिखो। यहां क्या लिखते हैं? गुडविल कैपिटल रिजर्व। ये पॉइंट समझ में आ गया? बस आई थिंक सो, बुक कीपिंग में इतने पॉइंट है, और कुछ है क्या? ओके, अब विद दिस बैकग्राउंड हम लोग एक छोटा सा सम कर दे। ब्रेक कुछ नहीं है, चलो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। जिसको जाना है वो ब्रेक ले लो, आई एम ओके विद दैट। मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, एक के बाद एक क्वेश्चन भी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप समझ में आ रहा है ना मैं ब्रेक क्यों नहीं दे रहा हूँ? I'll give you ना, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, मैं ब्रेक नहीं दे सकता। आप लोग घूम फिर के आ जाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आप वीडियो देख लेना बाद में, आई एम ओके विद दैट। मैं ब्रेक क्यों नहीं दे सकता हूँ, समझ में आ गया? मैं इनफैक्ट टॉपिक ही क्यों ले रहा हूँ, तो मेरा 1 2 3 4 5 वीडियो जो मैंने अपलोडेड किया, आई एम नॉट वेरी श्योर ये टॉपिक उसमें है कि नहीं है। तो एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन माय वीडियो नाउ, क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और व्यू देख रहा हूँ ना, उससे मुझे आइडिया आता है कि जो टॉपिक मैंने तुम्हारे को यहाँ दूसरी कॉलेज में नहीं पढ़ाया है, पड़ोसी सिस्टर कॉलेज में, मेरा टॉपिक देख के मुझे कुछ आइडिया आता है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं रोज एक एक करके, तो पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस। चलिए, सिंपल टॉपिक है, इट वोंट टेक मोर टाइम। हाँ, नहीं, अभी तक मेरा वो इनकम जनरेट नहीं हुआ है, मैं इतना प्रमोट नहीं किया है। मेरा सबसे अच्छा वीडियो जो है ना, हॉट सेलिंग आइटम, वो वर्किंग कैपिटल का है, 5 इयर्स हो गया, उसका नंबर ऑफ व्यू 1,30,000 हो गया। एकेडमिक वीडियो के लिए बहुत ज्यादा व्यू माना जाता है, एंड वो ऑफकोर्स हिंदी इंग्लिश जैसे अभी होता है वैसे है, एंड लॉट ऑफ हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज से भी व्यू है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत लोग ने लिखा है। एक स्टूडेंट ने बोला मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट इंटर का आपके पर डिपेंडेंट है, अपलोड और मोर वीडियो, लव फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या क्या अच्छी कमेंट लिखा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन 12, अब पीएनएस की बैलेंस शीट है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स दो ही है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, ये थाउजेंड्स में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सिंपल प्रॉब्लम बिकम्स डिफिकल्ट। सीधे सीधे दे देने तो अच्छा था ना। जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, समझ में आ गया? स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है? भोलेपन से टीचर को पूछ डालना है, भोलेपन से, अपना स्मार्टनेस नहीं बताना कि मैडम ये टीचर अपनी या बाहर की कोई भी पड़ोसी की, जहां भी सीए दिखता है पूछ लेने का स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है। पुराने सीए को पता होगा क्योंकि उनके जमाने का ये, नए वाले को नहीं पता होगा। डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, 1 अप्रैल P takes over S, P will issue, सुनना, 350 equity shares at par and preference shares to preference holder. Debenture holder will be converted into debenture. Statutory reserve to be maintained for 2 more years. Prepare the balance sheet of P after the merger. Assume amalgamation in the nature of merger. जब मैं amalgamation in the nature of merger बोलता हूं तो all asset, all liability, all reserve, everything.
बट जैसे ही मैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस बोलता हूं तो ओनली एसेट टेकन, ओनली लायबिलिटीज टेकन, रिजर्व नहीं आएगा, डिफरेंस गुडविल आता है, या डिफरेंस मर्जर में रेवेन्यू रिजर्व आता है। याद आया? तो चलिए, अच्छा ओल्ड कंपनी में कौन सी मेथड फॉलो करने की, परचेस वाली या मर्जर वाली? हे भगवान, ओल्ड कंपनी में ना परचेस है ना मर्जर है, धंधा बंद करना है, डिसोल्यूशन 12th की डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल। इज दैट पॉइंट क्लियर? जो मर्जर मेथड है, या मर्जर मेथड का दूसरा नाम है बुककीपिंग का, बुककीपिंग मेथड इज नोन एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इन परचेस मेथड में परचेस मेथड। ठीक है, शुरू करें, जर्नल स्टार्ट करूं? जर्नल कर देते हैं ना, 10 मिनट लगेगी। हाँ, नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं मिटा दूं क्या, ये इतनी मेहनत से बनाया है, चलो मिटा देता हूं। बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी लिखो, पीसी कैलकुलेट करो पहले तो। सॉरी हाँ ऑफ कोर्स है, आई विल गिव दिस क्वेश्चन। आपको भी कराया है जो आपको पता नहीं है। आई रिपीट, आई सेड आपकी टीचर ने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, मैं नोट्स में देखा, बट आई सेंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं कर रहा हूं ना, आई विल गिव। पढ़ाते हैं ना, मुझे पता होता है पढ़ाते हैं, आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरी टीचर। चलिए पहला तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, आई सेंड यू नो, मैं अभी तो क्वेश्चन बता रहा हूं ना आपको। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ठीक है, बताइए पीसी में क्या दिया है। क्वेश्चन पेपर आई सेंड यू, बट मेरे पास राइट नाउ आई कांट सेंड इट, व्हाट्सएप यहाँ नहीं चलता। हाँ देखो, पी विल इश्यू 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो बताइए कितना हो गया? 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इट मींस 35 लाख। अच्छा आपको फुल अमाउंट रुपीस में लिखना है कि 1000 में लिखना है? फुल अमाउंट लिखते हैं, ठीक है चलो। सो 3,50,000 rupees 35 lakh, $3,50,000, दिस क्वेश्चन आई गिव यू, आप लिखना चाहिए 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 35 लाख। और बताइए प्रीफरेंस के लिए क्या है, जरा बताओ। प्री-लिमिटेड इश्यू 10% प्रीफरेंसेस ऑफ 100 ईच टू द प्रीफरेंस होल्डर्स, तो सेम ही आएगा वही, कितना है 10 लाख, 10% preference shares of 100 each, rupees 10 lakh. $45 lakhs, ये हमारा पीसी है, ठीक है। अच्छा डिबेंचर होल्डर को भी हम डिबेंचर देने वाले हैं, वो क्यों नहीं लिखा? डिबेंचर होल्डर को भी डिबेंचर दे रहे हैं ना कुछ। आंसर, पीसी बाय डेफिनेशन मींस ओनली व्हाट इज पेड टू शेयर होल्डर्स फॉर बाइंग द कंपनी। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करते हैं वो प्राइस होता है, नॉट द क्रेडिटर का। क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो डिस्चार्ज ऑफ नॉर्मल लायबिलिटी होती है। सो पीसी बाय डेफिनेशन मींस व्हाट इज पेड टू शेयर होल्डर्स ओनली, ठीक है। इतना हो गया, अभी हम सीधा स्टार्ट कर दे। जर्नल ऑफ कौन सी कंपनी है? पी, कौन किसको ले रहा है? पी टेक्स ओवर एस, तो मुझे किसकी किताब में करनी होती है? हम मर्जर की बात करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। amalgamation in the nature of merger, बोलिए फर्स्ट जर्नल बताइए।
हम क्या परचेस कर रहे हैं? बिजनेस परचेस। किससे कर रहे हैं? लिक्विडेटर। वो सेलर को लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, क्या अमाउंट से एंट्री करूं? हाँ, एचपी का चार्जर। चार्जर किसके पास है? बंद हो गया। नहीं एक्चुअली मेरे भाई ने चार्जर रख लिया था उसके। नहीं, आप अनाउंस करो ना। भी किसी के पास है कि एचपी का चार्जर? नहीं, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो भी है इतना ही है मेरा, एचपी नहीं है। एंड सेकंड थिंग टू शो, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग ऑफ दिमाग लगा क्या करेंगे? मोबाइल है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मोबाइल से लॉगिन है, मोबाइल चार्जर है। थैंक यू। बिंग बिजनेस परचेस। अभी बोलो सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री के लिए ऊपर 2 लाइन छोड़ देना। अब मुझे ईच एंड एवरी एसेट लिखनी है, ईच एंड एवरी लायबिलिटी लिखनी है, हाँ या ना? ईच एंड एवरी रिजर्व भी लिखना है। तो बताइए, एस कंपनी का कॉपी पेस्ट करें। फिक्स असेट, करंट असेट, कौन सी अमाउंट? बुक वैल्यू। फिर ईच एंड एवरी लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटी है, एंड रिजर्व ऑल्सो। ईच एंड एवरी लायबिलिटी एंड रिजर्व ऑल्सो। बर्थडे वगैरह है क्या? बर्थडे वगैरह है तो हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। डिस्टर्ब मत करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम लोग बाद में अनाउंसमेंट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वो भी तुम बोलेगी तो ही करेंगे। जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, P&L, 12% डिबेंचर होल्डर वर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनको बाद में पे कर देंगे ना हम लोग। करंट लायबिलिटी, सो जनरल रिजर्व कितना है? 980। स्टैट्यूटरी रिजर्व 125। प्रॉफिट एंड लॉस 3,55,000। डिबेंचर होल्डर, करंट लायबिलिटी, and 2 business purchase. अब डिफरेंस डेबिट में आया, कैलकुलेट। डिफरेंस डेबिट में आया, कैलकुलेट करो। फाइल है क्या, चेक करो। सॉरी, देखो स्टूडेंट लोग नो इधर क्लास में नो लॉगिन है तो डिबाड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हैविंग ट्रबल। નથી ને સર પછી ચાર્જર બીજું નથી, ચાર્જર તો અમારું બદલી જાય। સાંભળ, નહીં તો પછી પૈસા ખર્ચા કરવા હોય ને તો 10 વાગે અહીંયા આલ્ફામાં પડી જાય બાજુમાં, અથવા हाँ उनको बोल के आओ। यानी क्यों द अदर ऑप्शन इज, इससे लॉगिन होता है, इससे लैप ये कंप्यूटर से भी करते हैं हमारे टीचर लोग। सॉरी, वो तुमको थोड़ी सोचना है, तुम अटेंड तो करो, अटेंड भी नहीं करते हैं तो हाँ। देखो ऑनलाइन अटेंडेंस है कि नहीं, तुम लॉगिन करेंगे फिर पता चलेगा ना। ना फिजिकल आता है ना ऑनलाइन है, तो अटेंडेंस कैसे मिलेगा? बस
तो तुम चिंता मत करो। यू अंडरस्टैंड? आप लॉगिन भी नहीं करेंगे तो अटेंडेंस मिलेगी ही नहीं। आइदर यू टू कम फिजिकली और लॉगिन। लॉगिन आने के बाद मिलती नहीं मिलती वो तो बाद में की पॉइंट है, बट लॉगिन नहीं करेंगे तो गारंटी से नहीं है। चलिए, और तुम बॉर्डर लाइन वाला है तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और एक लड़की कौन है ये बैच की मैं अनाउंस करने आया था ना, देयर वाज वन मोर गर्ल। हाँ, इनफैक्ट आई थिंक सो यस्टरडे। ओके, डिफरेंस फाइल एक आता है। अभी रुकिए, डिफरेंस फाइल एक है, सुनना। ये मुझे कहां लिखना है? जनरल रिजर्व में। अब मेरी बात सुनो, डेबिट में फाइल एक जनरल रिजर्व है और क्रेडिट में 980 जनरल रिजर्व है। क्या वही अकाउंट दो बार समझदारी है लिखने में? डेबिट क्रेडिट सेम अकाउंट? तुम सुनो, डेबिट क्रेडिट सेम अकाउंट तो नहीं लिखना चाहिए। तो मैं क्या करूं, ये फाइल कट करके इधर सिर्फ कितना लिखेंगे हम? 480। बात समझ में आया? अरे डेबिट में फाइल एक आता था, वही अकाउंट डेबिट में भी लिखता हूं, वही अकाउंट क्रेडिट में लिखा, वो तो ठीक नहीं है। तो राइट नेट फिगर, तो फाइल एक 980 में एडजस्ट करके 480 करो। सपोज डिफरेंस से 15 लाख आता है, अब क्या करते थे? तो एक मिनट, पहला तो 980 एडजस्ट कर देंगे, फिर पीएनएल फिगर भी अलाउड है ना, ऑल रेवेन्यू रिजर्व यू कैन एडजस्ट। जनरल रिजर्व 0 कर दो, फिर देखो कितना बचा है, फिर पीएनएल भी देख लो, एडजस्ट कर दो। तो लाइक दैट, पहला जनरल रिजर्व फिर पीएनएल, कोई भी रेवेन्यू रिजर्व में आप एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, सिस्टम का पासवर्ड क्या है? हाँ, ये वाला लैपटॉप नहीं तो मुझे थोड़ी मालूम होता है वो सब। प्यून को पूछो, उसको बोलो चालू करके दो, लास्टली मोबाइल करना। तो जाना भाई, इधर इतने परेशान है, जा जल्दी जा, कैसे भी करके चालू करके आना। वो तो मिलेगी ना, मैंने पहले ही बोला है। आपको जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व लिखना है, क्लियर? नेट करके लिख दो, बिंग assets liability reserves recorded. Please keep quiet. Being business, being assets liabilities reserves recorded. Being assets liabilities reserves recorded. Being assets liabilities reserves recorded. Third, make payment. Liquidator of S Limited. कर दिए सर अटेंडेंस। तेरे को अटेंडेंस तो दे ही रहे हैं ना हम। तो जब भी लॉगिन किया मैंने अटेंडेंस दिया है तुझे, चालू कर दिया उधर। मेरे लिए तो सब स्पेशल है जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, अपना धर्म निभाते हैं। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड एस लिमिटेड टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल being PC paid, being PC paid, being PC paid, ठीक है। टेक्निकली 3 एंट्री कनेक्शन विद द टेक ओवर, और कोई एडजस्टमेंट है तो चेक कर लो क्या है। डिबेंचर होल्डर्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू इक्वल नंबर बट 12.5%। अभी ये जो 12% डिबेंचर होल्डर है ना, उसको हम 12.5 में कन्वर्ट कर देंगे। 12% डिबेंचर होल्डर्स to 12.5% debentures. Being old debentures by new debentures. बस इतनी एंट्री है। अब हाँ, बिजनेस हो गया ना, खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट कैसे बनती है पी कंपनी की?
पी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? तो आंसर जो पी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसमें 1 2 3 4 जनरल एंट्री ऐड कर देना है, एस वाली। पी की जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसमें वो एस ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको ये 1 2 3 4 ऐड कर देना है। जैसे रुकिए, कैसे बनाना होता है मैं सिखा रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग न्यू बैलेंस शीट, आपको न्यू बैलेंस शीट रॉन्गली स्टडिंग। इस जगह पर अब आप नया बैलेंस शीट नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल, तो आपको कोई कंपनी में कोई नौकरी नहीं है। कैसे मिलेगी? तुम भी बोल रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया बैलेंस शीट कैसे बनाना है? पी कंपनी की जो मेरी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, एस कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखना है, दैट कंपनी डजंट एग्जिस्ट। ओवर। अब 5 मिनट एक्स्ट्रा। अब क्या करते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की भी एंट्री कर देते हैं ना, तो एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी। 5 मिनट लगेगा। देखो उसमें भी फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, पेमेंट की भी एंट्री सेम रहेगी, फोर्थ एंट्री भी सेम रहेगी, खाली सेकंड एंट्री चेंज होगी। क्योंकि सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, असेट नया वैल्यू, नया वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू, लायबिलिटी नया वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू, एक भी रीजन नहीं आएगा। डिफरेंस डेबिट में गुडविल या तो क्रेडिट में कैपिटलिज्म। ठीक है, सो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। चलिए स्टार्ट करें। आपने लिख दिया अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। ये वीडियो मैं आज यूट्यूब पर अपलोड कर देगा। तो ये क्वेश्चन सीट भी है, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन सीट भी अपलोडेड है, पीडीएफ ये आज की मेरी। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। आपको ऑलरेडी मैंने बताया ये परचेस या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मर्जर वो सिर्फ न्यू कंपनी का कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग ओपनिंग के लिए। ओल्ड कंपनी तो जैसे क्लोज होता है वैसे ही होता है। ओके, फर्स्ट एंट्री कर दो। सेकंड एंट्री फिक्स असेट्स डेबिट, करंट असेट्स डेबिट एंड ओनली लायबिलिटी। हाँ, ओनली लायबिलिटी क्या क्या है? 12% डिबेंचर होल्डर्स, ओके, करंट लायबिलिटी दो ही है ना। नया वैल्यू नहीं दिया है तो ऑब्वियसली आई विल टेक इट एट बुक वैल्यू, क्योंकि मेरे पास नया वैल्यू नहीं दिया है। क्योंकि मुझे नया वैल्यू नहीं दिया है तो ऑब्वियसली सेम ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू नहीं है तो ओल्ड वैल्यू आएगा। अब देखो डिफरेंस कौन सी साइड आता है? मुझे लगता है क्रेडिट साइड आता है, मुझे लगता है क्रेडिट साइड आता है, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। डिफरेंस क्या क्रेडिट साइड आता है? क्या लगता है मेरा नेक्स्ट बैच उधर है, उधर भी सिखाऊं या वापस से कि उनको आता है? यही सब किया है। हाँ, लेकिन स्टूडेंट ने सीखा है कि नहीं वो पॉइंट है। स्टूडेंट में लेक्चर सीखा है कि खाली लॉगिन थे? बता दो। ओके, सही बोल, सत्य बोल। ओके, कितना है डिफरेंस? 960 कैपिटल रिजर्व। मेक पेमेंट।
अरे वो बाकी की बात बाद में। टुमारो इज 1 मार्च, बैंक हॉलीडे है, महाशिवरात्रि, कोई लेक्चर नहीं है, कॉलेज में हॉलीडे, 1 मार्च हॉलीडे है। एफआई का आ जा उनका एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहा है। Being PC paid, आपने ऑल दिस डेज लॉग इन किया था या नहीं? Being PC paid, इसकी खास ध्यान रखा है मैंने, इसकी हुए बॉर्डर लाइन, सबके घर पे पेरेंट्स से बात की है मैंने, सबके घर पे। Being PC paid और पुराने डिवेंचर को नया देना है ना, वो सब सेम ही है। क्लियर? ओके, देखो मैं वापस बोलता हूं कि ये जो भी मेथड है परचेस वर्सेस मर्जर ओनली इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी होती है। ओल्ड कंपनीज आर क्लोज्ड एज यूजुअल, ओल्ड कंपनीज आर क्लोज्ड एज यूजुअल। क्या आपको ओल्ड कंपनी भी सिखाऊं मैं कैसे करना है? आई डोंट माइंड रिपीटिंग, आपके ऊपर है, बट मेरा वीडियो आप देख लो, वीडियो नंबर 1, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर सिखाया है वहां। तो वीडियो देखने वाले हैप्पी एंडिंग, आई होप वीडियो देखने वाले हैप्पी एंडिंग। मैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की बैलेंस शीट क्लोज करता हूं। बैलेंस शीट बनाने आपको आता है? बस।